नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। और आज के टेस्ट का विषय है इंडियन हिस्ट्री, जिसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, साथ ही उसके विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पे देखा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्रम में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए, सूची फर्स्ट में दे रखा है कि पुर्तगाली 1498 में आए भारत, तो तीसरे से मिल जाएगा। डच कब आए 1605 में, तो ये चौथे से मिल जाएगा। और अंग्रेज कब आए 1607 में, तो ये दूसरे से मिल जाएगा। फ्रेंच कब आए, तो ये 1668 में आए, तो ये पहले से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में बसाई और दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है। तो ए में दे रखा है कि कंपिल फर्रुखाबाद कहा जाता है आपका, उसमें जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है ये। इसके अलावा आर ऑप्शन दे रखा है, यानी कथन आर दे रखा है कि इस नगर का विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। तो अब देखना है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसका सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है कि ए आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया था। तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी को 3 बार चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। कब कब चुना गया था, 1886 में कलकत्ता सत्र के दौरान, और 1893 में लाहौर का सत्र हुआ था उसमें, और 1906 में पुनः कलकत्ता सत्र में उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो चौथे का सही जवाब है डी ऑप्शन। विपिन चंद्र पाल को एक उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक माने जाते हैं। और बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा वे अपने काफ़ी विचारों से, जैसे उन्होंने ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार भी किया और मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों का भी परहेज किया। इसके अलावा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि भी की। इसलिए उन्हें एक उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है, और वे गर्म विचारों के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पांचवे का सही जवाब है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि वर्ष 1982 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। तो इनको लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित में से शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी।
तो यहाँ पे देखा जाए छठे का सही जवाब है बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन ने की थी जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति। कब की गई थी? 1882 ईस्वी में जो है इसकी नियुक्ति की गई थी इस जो है आयोग की। और एक अन्य बिंदु में बात करते हैं तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने जो है विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की जो है नियुक्ति की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में के जो है अत्यंत विलक्षण व्यक्ति जो थे हेनरी लुई विलियम डेरोजियो, उनके द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने जो है 1826 में कलकत्ता, ये जो है डेरोजियो जो है 1826 में कलकत्ता आए थे और अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास के शिक्षक के रूप में उन्होंने जो है हिंदू कॉलेज में उनकी नियुक्ति की गई। और इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने जो है हेस्पेरस तथा कलकत्ता साहित्य गजट का भी संपादन किया और वह इंडिया गजट से भी संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? तो यहाँ पे जो है 8वें का देखा जाए 1878 में जो है ये देसी प्रेस एक्ट जो है यानी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण किया जा सके। और उस समय जो है लॉर्ड लिटन जो है भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था? उस समय जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे। उन्हीं के समय में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था और यह जो है वर्ष 1902 में गठित एक विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1904 में पारित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है सर थॉमस रैले ने की थी और इसलिए इसे जो है रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे जो था बेलगाम का अधिवेशन हुआ था 1924 में, वहाँ पर जो है इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है खिलाफत आंदोलन के बाद जो है हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी और कांग्रेस जो है दो हिस्सों में बंट गई थी। इन परिस्थितियों में जो है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और किसानों को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा से जोड़ कर रखा और जोड़ा भी। और इसने जो है आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की जो कि असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त किए जाने के कारण जो है सुस्त पड़ गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यहाँ पे जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है लगभग 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के कारण जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे देखा जाए बिपिन चंद्र पाल ने जो है 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना करी थी और जो है इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल ने जो है वर्ष 1907 में आंध्रा में जो है वंदे मातरम आंदोलन का भी प्रचार किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है। कांग्रेस के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
और उन्होंने मांग की कि जो है कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 महीने का अंतिम प्रस्ताव देना चाहिए और इसकी अस्वीकृति की स्थिति में जो है पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी संघर्ष शुरू किया जाना चाहिए। ये मांग उन्होंने जो है त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान की थी, लेकिन उनकी चेतावनी और सलाह को अनसुना कर दिया गया और अध्यक्ष के रूप में उनकी शक्तियों को कम करने की मांग की गई। इसलिए उन्होंने अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया और मई 1939 में उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जो है इसी के दौरान ही लाहौर प्रस्ताव एक जो है औपचारिक बयान था जिसमें एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग की गई और जो है जफरुल्लाह खान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अन्य प्रमुख सदस्यों द्वारा लिखे गए राजनीतिक बयान ने मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है बी ऑप्शन, अरबिंदो घोष द्वारा जो है 1905 में अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्र जो है वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है कब की गई? 1851 में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके संस्थापक जो है सदस्य जो थे राधाकांत देव जो अध्यक्ष थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जो महासचिव थे और राजेंद्र लाल मित्रा और हरिश्चंद्र जो है मुखर्जी थे। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसके अलावा इंडियन लीग की स्थापना 1875 में जो है शिशिर कुमार घोष ने की थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। ये एक्स्ट्रा जो है 3 पॉइंट है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उसका उपहास किया था? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जो है संस्था कहकर उसका उपहास उड़ाया था। और जो है इसके अलावा जो है लॉर्ड कर्जन ने भी एक वक्तव्य कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और वह चाहते हैं कि कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद की जाए। ये लॉर्ड कर्जन का वक्तव्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे 18 का सही जवाब है लाला लाजपत राय थे। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है बात की जाए जवाहरलाल नेहरू जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जो है जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके अलावा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्हें जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था। तो ये जो है अन्य जो बिंदु दे रखे हैं उनसे संबंधित जो है छोटे से फैक्ट है, इनको याद रख सकते हैं अगर आप ज़रूरत समझे तो, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर सीधा जो है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीमांत गांधी यानी जिनको जो कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार, उन्होंने जो है किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि वे जो है एक राजनीतिज्ञ और जो है आध्यात्मिक नेता थे जो अपने अहिंसक विरोध और जो है आजीवन शांतिवादी और धर्मनिष्ठ मुस्लिम के रूप में पहचाने जाते थे। और जो है उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर बम कांड के रूप में
उनको गिरफ्तार किया गया था और इसके दौरान जो है इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो है अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे जिक्र है लाहौर षड्यंत्र केस का, तो ये जो है 1928 में हुआ था और इस दौरान जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस केस के चलते जो है फांसी की सज़ा मिली थी। इसके अलावा जो है एक ऑप्शन बी में दे रखा है मेरठ षड्यंत्र केस, तो ये जो है 1929 में हुआ था और इसमें जो है कुछ जो है कम्युनिस्ट नेता थे, जैसे मुजफ्फर अहमद, जो है ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और जो है नलिनी गुप्ता, इनको गिरफ्तार किया गया था मेरठ षड्यंत्र केस के तहत। इसके अलावा अलीपुर षड्यंत्र केस है, ये 1908 में हुआ था और इस दौरान जो है अरविंदो घोष और उनके भाई जो है बरिंदर घोष सहित कई अन्य लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार टैक्स का विरोध हुआ था? तो 21 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में चौकीदार टैक्स का विरोध किया गया था और वहाँ के लोगों ने चौकीदारी टैक्स न देने का फैसला किया था और इसके दौरान जो है 1917 में गांधी जी ने किसानों की समस्या को लेकर बिहार की चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था और इसी सत्याग्रह में जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया ये पहला आंदोलन था और गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना हो गई, जिसके पश्चात जो है आंदोलन को उन्होंने निलंबित कर दिया और अगस्त 1942 में गांधी जी ने इसके पश्चात जो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। तो यहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन का भी जिक्र हो गया कि 1942 में शुरू किया गया था, अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो यहाँ पे देखा जाए तो जॉब चार्नोक को जो है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से जन्मा सेना नायक कहा गया? तो यहाँ पे देखा जाए जो है कहा जाता है कि जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विलियम पिट ने उनके बारे में कहा था कि वह जो है स्वर्ग से पैदा हुआ एक कमांडर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है क्लाइव जो है एक सैनिक के रूप में जाने जाने वाला नेता था और प्लासी की विजय के बाद जो है क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था और बक्सर की विजय के बाद उन्हें फिर से जो है गवर्नर के रूप में बंगाल भेजा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई? तो यहाँ पे देखा जाता है 24 का सही जवाब है, उन्हें जो है कहाँ पर फांसी दी गई? जो है मुजफ्फरपुर की जेल में उन्हें 11 अगस्त 1908 को जो है 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी दी गई और इस घटना को जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो यहाँ पे देखा जाए तो 25 का सही जवाब है 5 मार्च 1931 को लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उससे पहले जो है महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यही समझौता जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है 5 मार्च 1931 में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा इसका बी ऑप्शन, वांडीवास का युद्ध जो है भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक सिद्ध हुई थी वांडीवास के युद्ध के तहत। और ये युद्ध जो था वांडीवास का, ये जो है 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था और यह युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था और यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और यह युद्ध आज के वर्तमान समय के तमिलनाडु राज्य के वांडीवासी नामक स्थान पर हुआ था और यह जो है युद्ध एक जो है
सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसके तहत जो है फ्रांसीसियों ने जो है इस युद्ध में पराजय होने की वजह से उन्हें जो है फ्रांसीसियों को पराजय होने की वजह से उन्हें जो है पौंडीचेरी ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी थी। और इस युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की पराजय की वजह से फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति भी खत्म हो गई थी और फ्रांसीसी हार गए थे, तो बदले में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी दे दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन। अर्धेंदु दस्तीकार जो थे वे जो है चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़े हुए थे। 18 अप्रैल 1930 को जो है भारत के महान क्रांतिकारी सूरसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है चटगांव, जो आपका जो है बांग्लादेश है, वहाँ पर जो है पुलिस और सहायक बलों के जो है शस्त्रागार पर हमला कर दिया और लूटपाट की, और इसी घटना को जो है चटगांव विद्रोह भी कहा जाता है। इस घटना में जो है मुख्य योजना दो प्रमुख जो है शस्त्रागारों को लूटना, टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को नष्ट करना और यूरोपीय क्लब के सदस्यों को बंधक बनाना इत्यादि जो है घटनाएं इस चटगांव शस्त्रागार छापे के दौरान घटित हुई थी। और इस घटना के जो क्रांतिकारी थे वे थे गणेश घोष, लोकनाथ बल, आनंद गुप्ता और अनंत सिंह। इनको जो है सजा भी दी गई और इनको जो है अंडमान जेल भी भेजा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासन काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो यहाँ पे सही जवाब है पाल वंश की जो है पाल वंश के शासनकाल में जो है इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है, एक जो है प्राचीन शिक्षा केंद्र है। इसके अलावा जो है विक्रमशिला की जो महाविहार की स्थापना जो है राजा धर्मपाल द्वारा करवाई गई थी। ये यहाँ पे ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा निम्नलिखित में से कहां पर की थी। तो यहां पे देखा जाए तो 29 का सही जवाब है 1 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो है स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिसे जो है कहा जाता था आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद कहा जाता था। और इस सरकार के गठन के बाद उन्होंने पूरा नए सिरे से जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था। तो ये जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बंगाली भाषा में लिखा था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसके अलावा जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, दादा भाई नौरोजी थे। बी ऑप्शन सही जवाब है। इस अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल के बीच जो है काफ़ी मतभेद उभर कर आए सामने, और इन मतभेदों के कारण जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कलकत्ता के जो है कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है नागपुर अधिवेशन 1920 में ये जो है अपनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ।
तो यहाँ पे देखा जाए तो 33 का सही जवाब है डी ऑप्शन। सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ, और जो है ये सूरत अधिवेशन जो है जो 1907 में हुआ, गुजरात में जो है ताप्ती नदी के तट पर हुआ था। और इस दौरान जो है गरम दल जो है पहले लोकमान्य तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को सूरत कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन जो है गरम दल ने रास बिहारी बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया। और सूरत विभाजन के बाद जो है गरम दल का नेतृत्व जो है तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने किया, लेकिन जो है नरम दल का नेतृत्व जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और इसके अलावा जो है 1916 में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों दल पुनः जो है आपस में विलय कर बैठे, यानी आपस में मिल गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया? तो ये जो है 1929 में जो कराची लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे, और इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे 35 का सही जवाब है। इस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जो है M.K. गांधी थे, यानी महात्मा गांधी थे। डी ऑप्शन सही जवाब है। और इस अधिवेशन के माध्यम से गांधी जी ने देशवासियों को नई ऊर्जा प्रदान की, जो असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त हो जाने के कारण सुस्त हो गई थी। और इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने दक्षिण भारत के किसानों में जो है एक राष्ट्रीयता की जो है भावना जागृत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो यहाँ पे सही जवाब है राष्ट्र गुप्तार जो है अखबार का संपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको जो है किया गया था। और ये जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जारी श्वेत पत्र के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया। और इसी अधिनियम में कुल जो है 321 धाराएं और 10 सूचियां शामिल की गई। और इस जो है अधिनियम की मुख्य जो विशेषताओं में बात की जाए तो केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था एक मुख्य विशेषता थी इसकी। इसके अलावा इसके तहत जो है संघीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक था संरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे देखा जाए 38 का सही जवाब है सी ऑप्शन। B.R. अम्बेडकर द्वारा जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भाग लिया। और अम्बेडकर ने 1927 और 1935 के बीच जो है 3 मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया। और मंदिर प्रवेश आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि तालाब के पानी का उपयोग करना, मंदिरों में जो है ब्राह्मण वर्चस्व को नकारना और समाज में जातिगत पूर्वाग्रह की भावना को खत्म करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वे सर सैयद जो है अहमद खान थे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस आंदोलन के तहत जो है उन्होंने मुसलमानों के लिए पश्चिमी शैली की वैज्ञानिक शिक्षा की एक आधुनिक जो है प्रणाली स्थापित करने के लिए ये आंदोलन को शुरू किया था। और उन्होंने जो है पीरी मुरीदी व्यवस्था और गुलामी को समाप्त करके 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी करी, जो बाद में आगे चलकर 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया था? तो ये जो है मुंबई से शुरू किया गया था, यानी बंबई से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में जो है भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का जो है आह्वान किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। और गांधी जी ने जो है यहाँ से जो है ग्वालियर टैंक मैदान जो पड़ता है बंबई में, जिसे अब जो है अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, इसी स्थान से जो है उन्होंने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहरली द्वारा दिया गया, जिसे आगे जो है अनेक नेताओं द्वारा आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राज्य में परिवर्तन करना असंभव है? तो यहाँ पे 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन। इल्तुतमिश ने ये शब्द कहे थे, जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा जो है घोषित किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से चौधरी कौन होता था? तो यहाँ पे जो है चौधरी जो है किसे कहा जाता था? 100 गांवों का प्रमुख अधिकारी होता था, उसे जो है चौधरी कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा जो है उसकी सहायता से, चौधरी की सहायता के लिए एक पटवारी भी होता था, और मुगल काल में जो है पटवारी को राजस्व का एक जो है प्रतिशत जो है यानी जो है दस्तूरी यानी कमीशन के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में पहली तुर्की मस्जिद निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये जो थी कुव्वत उल इस्लाम थी, जो पहली जो है भारत की तुर्की मस्जिद थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसको जो है अब जो है विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो भारत की मुस्लिम विजय का जश्न मनाता है। यह निर्माण जो है काफ़ी जटिल प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाया था, जो इस्लामी वास्तुकला की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और ये जो है दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है, और यह मस्जिद जो है कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। इतिहास के अनुसार इसका निर्माण जो है 1192 में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन। आमिर खुसरो को जो है मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है 14वीं सदी के लगभग जो है दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार जो है कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं आमिर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, और आमिर खुसरो जो है प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति भी थे जिन्होंने हिंदी और हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा, और उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है, यानी खोजकर्ता भी कहा जाता है खड़ी बोली का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे बंगाली साहित्य जो है बंगाली भाषा में लेखन के समूह को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है चर्या पद जो है बंगाली साहित्य की जो है प्रथम रचना है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। हालांकि बंगाली का विकास जो है लगभग 1300 वर्षों के दौरान हुआ, और बंगाली साहित्य में जो है सबसे प्राचीन कृति जो है बौद्ध साहित्य का जो एक संग्रह है चर्यावद, वो सबसे जो है प्राचीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखा करता था? तो यहाँ पे जो है देखा जाए 47 का सही जवाब है डी ऑप्शन। सिकंदर लोदी जो है लिखा करते थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने इस मस्जिद का
निर्माण करवाया था, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी गई है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 100 फीट से अधिक है और इसका निर्माण जो है 1393 ईस्वी में जो है फिरोज शाह ने शुरू करवाया था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, 48 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, इब्राहिम सरकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, गुजरात के किस शासक को जो है जरबख्श की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है महमूद बेगड़ा को जो है जरबख्श की उपाधि दी गई थी, जो गुजरात के शासक थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है गुजरात के जो है छठा सुल्तान था। वह 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज किया गुजरात पर। और जो है महमूद को बेगड़ा की उपाधि और गिरनार, जूनागढ़ तथा चंपानेर के किलों को जीतने के बाद प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से साहित्यकारों ने किसे 3 मुद्राओं का स्वामी कहा है? तो यहाँ पे देखा जाए बुक का प्रथम को जो है साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है बुक का प्रथम अपने भाई की मृत्यु के पश्चात जो है 1356 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक बना और इसने वेद मार्ग जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु महाराज की पदवी इसने भी धारण नहीं की। इसकी पुत्रवधू गंगा देवी ने मदुरै विजयम नामक पुस्तक भी लिखी और साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी भी कहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? तो ये सिक्का जो है मोहम्मद गौरी ने चलवाया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसके तहत जो है गौरी द्वारा चलाए गए माँ लक्ष्मी की तस्वीर वाले सिक्के भी बहुतायत में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है ससगनी यानी जो है 6 जीतल का एक जो है सिक्का चलवाया था। और जो है शेर शाह सूरी ने जो है दाम नामक तांबे के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस संगम वंशी राजा ने चीन में एक जो है दूत मंडल भेजा था? तो यहाँ पे संगम वंश के जो शासक थे हरिहर के बाद जो है उसका भाई बुक का प्रथम जो है शासक बना था। और इसने जो है यह एक महान योद्धा, राजनीतिक और जो है विद्या प्रेमी था। और इसने जो है चीन की सम्राट के पास जो है अपना राजदूत भेजा था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो उनका मूल नाम जो है मूल शंकर था। डी ऑप्शन सही जवाब है, ये उनके बचपन का नाम था। इसके अलावा उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी की और वेदों की ओर लौटो का यह उनका प्रमुख नारा भी था। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे जो है चैतन्य नहीं होगा, रामानुजाचार्य होगा। तो ये जो है गलत हो जाता है, बाकी जो है मिलान जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये जो है आगरा के किले में जो है आगरा के किले के पास ही जो है उन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और इसी नाम से एक दूसरी मस्जिद जो है लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है, जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1645 ईस्वी में बनवाई गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? तो मुगल जागीर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है जागीरदार यानी जागीरदार प्रणाली की नींव पर एक जो है एक प्रकार की सामंती भूमि अनुदान था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब होगा, जमींदारी संपत्ति थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, लाल बख्श की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई थी? तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर जो है दान देने के कारण जो है लाख बख्श यानी लाखों के दाता की उपाधि प्रदान की गई थी। ये जो है गुलाम वंश के शासक थे।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जो है दिल्ली सल्तनत के जो है पहले सुल्तान भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 58 का सही जवाब है डी ऑप्शन, पल्लवों के शासनकाल में जो है महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किया गया था। और जो है पल्लव शासक जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में जो है एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था, का निर्माण किया गया। ये सभी महाबलीपुरम में अभी भी विद्यमान है और इनमें जो है धर्मराज रथ जो है सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे 59 का सही जवाब है, उसका नाम था जो है टेवर्नियर उसका नाम था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है पेरिस के रहने वाले थे, इनका जन्म जो है पेरिस में हुआ था। और जो है एक जो है ह्यूजेनॉट जो है फ्लेमिश ह्यूजेनॉट परिवार था, उन्हीं के परिवार का एक सदस्य था ये, जो है पेरिस में जन्मा था और वहाँ से वो भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो ये जो है रुपया शब्द जो है संस्कृत के एक शब्द जो है रूप्यकम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। भारत में पहली बार रुपया जो है शेरशाह सूरी द्वारा चलन में आया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, वैहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे वैहंद का युद्ध जो है 1008 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध जो है पंजाब के शाही वंश के राजा आनंदपाल एवं महमूद गजनवी के मध्य जो है हुआ था। और युद्ध में जो है सांभर के चौहानों ने आनंदपाल का साथ दिया था और इस युद्ध में दुर्भाग्यवश राजा आनंदपाल की पराजय हुई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की थी? तो यहाँ पे 62 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी था। उसने जो है बाजार सुधारों के अलावा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण जो है कार्य किए और भूमि कर का भुगतान करने से बड़े जमींदारों को भी नहीं बख्शा था उसने अपने शासनकाल के दौरान। और जो है इसने जो है नगद में सैनिकों को भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए नगद में भूमि राजस्व एकत्र करना भी शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आमिल कौन थे? तो यहाँ पे 63 का सही जवाब है, आमिल कौन थे? तो देखा जाए राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक जो है पृथक विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की। इसमें अधिक संख्या में आमिल, मुंसरिफ और जो है गुमास्ता, नौसिंदा और जो है सरहंद नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है कि भू राजस्व की वसूली करने वाले जो है सरकारी प्रतिनिधि आमिल हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं? तो यहाँ पे 64 का देखा जाए तो मुगल कालीन जो है मुहतसिब का जो है प्रमुख कार्य था कि लोगों का आचरण पर नज़र रखना, जिससे कि वो देख सके कि जो लोग अपना जीवन जो है शरीयत के अनुसार जीते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासन में करवाया गया था? तो यहाँ पे 65 का सही जवाब है, खिलजी साम्राज्य के क्षेत्र में सीरी किले का काफ़ी महत्व था। इस किले का बाकायदा निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था और मंगोल आक्रमण से जो है दिल्ली और सीरी को बचाए रखने में इस किले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, पश्चिमी भारत के शकों को पराजित करने के बाद जो है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय या जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है पश्चिमी भारत के शकों को जो है पराजित करने के पश्चात जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के जारी किए थे।
उसी के समय ही जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। क्योंकि जो है उसी के शासनकाल में एक उपाधि जो विक्रमादित्य की उपाधि थी, ये जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गई, जिसके पश्चात जो है भारतीय इतिहास में 14 ऐसे और व्यक्ति हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। चौथ कर किसके प्रशासन में वसूला जाता था? तो जो है शिवाजी के प्रशासन में चौथ तथा जो है सरदेशमुखी नामक कर वसूले जाते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है, मराठा प्रशासन में। क्योंकि चौथ का मतलब होता था विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 हिस्सा लिया जाता था, और सरदेशमुखी का मतलब होता था आय का 10% हिस्सा लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लिखित किया गया है, और इस मंत्र की रचना जो है ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई थी, और ऋग्वेद में 1028 मंत्र और 10 मंडल हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी? तो यहाँ पे जो है हम्पी, जो कर्नाटक में पड़ता है, वो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति जो है सेल्यूकस को हराया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। हालांकि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात की जाए तो 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, और जो है यहाँ पे कहा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से जो है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात तक के क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे और अपने क्षेत्र में मिला लिए थे। इसके अलावा जो है सेल्यूकस का जो है राजदूत था मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भारत, यानी उपस्थित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 71। दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो है परुसड़ी नदी के तट पर जो है ये लड़ा गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसका आधुनिक नाम जो है अब रावी नदी कहा जाता है। और इस युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, और यह युद्ध जो है सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, और इसमें सुदास जो है विजय हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तांबे का उपयोग भी ऋग्वैदिक काल में ही होता है और उसी काल में माना जाता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान एक कांस्य मूर्ति भी मिली थी। ये अदर फैक्ट है जो आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा याद करते चलिएगा, जिससे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं उनसे संबंधित, तो एग्जाम के टाइम पे याद रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वेद है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहाँ पे सी जो है गलत है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 26 ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए सार्टुगई जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है? 2000 ईसा पूर्व में जो है उत्तरी अफगानिस्तान में जो है लापीस खदानों के पास जो है ऑक्सस नदी के आसपास सिंधु सभ्यता का एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित हुआ था,
और इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी आबादी वाली सीमा माना जाता था, वहीं पे ये जो है स्थित है। इसके अलावा जो है बी ऑप्शन में चौहदड़ों का जिक्र है। 1931 में जो है एनजी मजूमदार द्वारा उत्खनन किया गया और ये जो है सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और एक दे रखा है कोट दीजी, ये जो है सिंध प्रांत जो है आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित है और सिंधु सभ्यता का केंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरातात्विक महत्व का जो है पुरापाषाणिक स्थल है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है, हुनसगी जो है भारत में पुरातात्विक महत्व का एक जो है पुरापाषाणिक स्थल है और जो है हुनसगी जो है कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे 76 का सही जवाब है। दैमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और दैमाबाद से जो है कांस के रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था? तो यहाँ पे देखा जाए जो है ताम्रलिप्त बंदरगाह जो था वो जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह थे? तो यहाँ पे देखा जाए जो है सी ऑप्शन सही है, ताम्रलिप्ति जो है अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम और घंटसाला जो है ये जो है प्राचीन भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति बंगाल में और जो है अरिकामेडु तमिलनाडु में, कावेरी पट्टनम तमिलनाडु में और जो है घंटासाला जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जहाँ से एक कांस की जो है भैंस की मूर्ति मिली है। तो ये जो है पहला तीसरे से मिल जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब जो है आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ के एक तालाब पर कपड़े की छाप मिली है। तो यहाँ पे पहले से जो है आलमगीरपुर जो है मेरठ से मिलेगा, यानी पहले से मिल जाएगा। और मांडा जो है जम्मू के उत्तर पश्चिम में पीर पंजाल पर्वत माला की जो है तलहटी में चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है मांडा जो है। तो ये जो है मांडा का दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर जो है अंगीरस के शिष्य के रूप में किया गया है? घोर अंगीरस के शिष्य के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में जो है ये जो है इस उपनिषद में जो है देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगीरसा के शिष्य के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। बारदोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ था? तो बारदोली में जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? 1928 में। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये हुआ था। और जो है यह आंदोलन जो है सरकार द्वारा 30% कर वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था, जिसे बाद में जो है आंदोलन के पश्चात जो है घटाकर 6.03% कर दिया गया था। और आंदोलन की सफलता के लिए महिलाओं ने जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो यहाँ पे कणाद ने जो है ये जो है इसका मूल पाठ लिखा है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय द्वारा लिखित शासन कला पर एक ग्रंथ है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है अमुक्त माल्याद जो है
कृष्णदेव राय द्वारा लिखित जो है शासन कला पर एक ग्रंथ है। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे और ये जो है तुलु वंश के शासक थे। उन्होंने जो है विजयनगर के निकट एक जो है उपनगरी बस्ती भी स्थापित करी जिसे जो है नागलापुरम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो ये जो है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा की पुरी में स्थित है और 13वीं शताब्दी में इसे जो है राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये सूर्य देवता के लिए जो है समर्पित है और इसे जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और हालांकि जो है यह मंदिर एक जो है विशाल रथ के आकार में बनाया गया है और 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में पट्टचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? तो यहाँ पे जो है ये जो है किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान है? तो ये जो है वाडियार का जो है निवास स्थान है, क्योंकि जो है 1897 ईस्वी में कृष्णराज वडियार चतुर्थ द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया मैसूर पैलेस का, और इसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। और इसकी स्थापत्य शैली जो है हिंदू, मुगल और गोथिक और राजपूत शैलियों के मिश्रण के साथ इंडो सारासेनिक थी। इसकी जो है जो शैली थी इंडो सारासेनिक थी। और ओडेयार राजवंश की स्थापना की बात की जाए तो इस राजवंश की स्थापना 1399 में यदुराई ने की थी और उन्होंने दक्षिणी कर्नाटका और तमिलनाडु के हिस्सों पर राज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए गोपुरम जो है उसे कहा जाता है जिसे जो है गोपुरा या जो है विमानम के नाम से भी जाना जाता है गोपुरम को, और मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है यह। और यह एक जो है स्मारकी मेहराब है और मूर्तियों से सजाया जाता है इसको। इसके अलावा गोपुरम को दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला का एक जो है प्रमुख हिस्सा माना जाता है और इसका जो है सर्वप्रथम जो है निर्माण दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन शिव मंदिर चिदम्बरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो यहाँ पे 1934 में जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मशानी और अशोक मेहता आदि द्वारा मिलकर किया गया था। और जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1934 में पटना में किया गया था और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि देश के आर्थिक विकास की जो है प्रक्रिया को राज्य द्वारा योजनाबद्ध और नियंत्रित किया जाए और राजाओं और जमींदारों को बिना मुआवजे के खत्म किया जा सके। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो सम्मिलित थे अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन नंबर 89। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1928 में की गई थी और जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। भानु सिन्हा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो है सही जवाब है सी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। उन्हें जो है गुरुदेव और कवि गुरु के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण का जनक भी माना जाता था और उनके गीत और संगीत को रविंद्र संगीत कहा जाता था। और इसके अलावा उन्होंने 16 साल की उम्र में भानु सिन्हा उपनाम से अपनी पहली कविताएं प्रकाशित की, इसलिए उनका छद्म नाम भानु सिंह भी था। और उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश में राज्य का कौन सा जिला
तेल रिफाइनरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है जिला है मथुरा। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। और मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी स्थापना 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी और 1982 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये जिला जो है छोटा है, हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? तो यहाँ पे नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन जो है नेपाल ऑप्शन में है नहीं, तो उपरोक्त में से जो है कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार है। हालांकि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं उनमें से बहराइच है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है, महाराजगंज है, लखीमपुर खीरी है, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर है। अगला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बड़ी मात्रा में बर्तनों पर जो है इनेमल जो है प्लेटिंग और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है मुरादाबाद शहर जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल और बर्तनों के उत्पादन के लिए, और यहाँ पर जटिल नक्काशी भी की जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय जो है लोक नृत्य है? तो यहाँ पे नौटंकी जो है सबसे लोकप्रिय नृत्य है, और जो है नौटंकी लोक कथाओं को संवाद, गायन और लोक नृत्य के माध्यम से हाथरसी और कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फैयाज खान का जन्म स्थान है? तो ये स्थान है आगरा शहर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये जो है कैलाश मेले का आयोजन आगरा शहर में किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। और यह मेला भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है अगस्त और सितंबर महीने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो ये जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कहाँ स्थित है? तो ये जो है पहला वन ग्राम जो है वेलहटी सोनभद्र में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। और जो है प्रदेश ने वन महोत्सव की शुरुआत जो है जुलाई 1952 में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ का अर्थ जल और जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, 2011 की जनगणना के अनुसार 2010 से 11 की दशक के बीच उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही थी? तो इस दौरान जो है 20.23% रही थी, जबकि इसके पिछले दशक में 25.80% रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है 29 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने रखी? तो 102 का सही जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह द्वारा जो है धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्नाटक परिसर की आधारशिला रखी गई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, GRSE और रोल्स रॉयल ने किस देश में समुद्री इंजन के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे 103 का सही जवाब है सी ऑप्शन भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, जो है IMF ने किस वर्ष भारतीय आर्थिक विकास दर को धीमी होकर 6.1% रहने की आशंका जाहिर की है? तो ये जो है
2023 में ये संभावना है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह अप्रैल में जताए गए अनुमान से लगभग 0.2% अधिक है और रिपोर्ट के अनुसार हालांकि वैश्विक स्तर पर वृद्धि दर 2022 में 3.5% के अनुमान के मुकाबले 2023 और 24 में कम होकर 3% रहने की संभावना जताई गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। वैश्विक कार्यक्रम बायो एशिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे देखा जाए 106 का सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश वर्तमान समय में आर्थिक स्थिरता के दौर से गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण का उपयोग बांग्लादेश अपने देश को आर्थिक संकुचन से बाहर निकालने के लिए कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो ये जो है अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित की गई। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और इसका समापन जो है 31 जनवरी 2023 को किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। इस अभियान के तहत जो है प्रदेश में जो है 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कार्य किया जाएगा और बच्चियों को जो है शिक्षा के प्रति जो है जागरूक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109। अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका करेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया है? तो ये जो है इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। कोचीन शिपयार्ड ने जो है स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत का निर्माण किया है। ये जो है 40,000 टन जो है वजनी है और जो है ये जो है भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल जो है युद्धपोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। हाल ही में खबरों में रहा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में स्थित है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित में से काला बाजार को खत्म करने के लिए भारत का नया लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसमें जो है भारत ने जो लक्ष्य रखा है 2023 रखा है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 113 का सही जवाब है बी ऑप्शन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 114 का सही जवाब है डॉक्टर जो है एन जो है कैलेसेल्वी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वह केंद्र सरकार के तहत यह वैज्ञानिक विभाग के सचिव पद पर आसीन होने वाली एकमात्र चौथी महिला वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका जो है उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? पुणे में किया गया और जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका जो है अनावरण किया। और हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है जो एक अनुकूल तरीका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? तो ये योजना अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है मिलकर बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सही जवाब होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत
उर्वरक का नया ब्रांड नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो है ब्रांड नाम क्या होगा? ये ऑप्शन सही है, भारत होगा इसका ब्रांड नाम। मतलब उर्वरकों को जो है का जो ब्रांड नाम है भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके होगा। भले ही इसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में बनाने वाली कोई कंपनी ही क्यों ना जो है बेच रही हो या बना रही हो। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे जो है पंजाब के मोहाली ज़िले में। बी ऑप्शन सही जवाब है। यह अस्पताल को जो है टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो ये जो है रूस ने ये घोषणा की है कि 2024 के बाद ऐसा वो करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी पुस्तक ऑनलाइन लिरिक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे जो है इसके लेखक जो है संयुक्ता दास है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोल की वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, बिहार को, क्योंकि जो है बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोल की वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है, जिससे जो है इमारतों को पुनर्जीवित करने की उम्मीदें जगी हैं और जिसमें जो है अपने गौरवशाली अतीत को दिखाने के लिए बहुत कुछ जो है देखा जा सकता है या उद्धृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ परमवीर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है योगेंद्र सिंह यादव ने लिखी है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी ने भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 123 का सही जवाब है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव जो है प्रौद्योगिकी विभाग सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका लॉन्च करने वाला है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है गुजरात के हजीरा में जो है भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और इसकी कैपेसिटी 20,000 MTPA होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 125 का सही जवाब है यहाँ पे नेपाल के साथ। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश पहली पुलिस किस राज्य की है? बनाने वाला देश की पहली पुलिस किस राज्य की है? तो यहाँ पे 126 का सही जवाब है दिल्ली पुलिस जो है 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी अपने कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई? तो ये थे रिचर्ड साउथवेल बोरके, जिन्हें लॉर्ड मेयो के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। धान का कटोरा जो है चंदौली को कहा जाता है और काशी की बहन जो है गाजीपुर को, आंवला नगरी जो है प्रतापगढ़ को, जैन लोगों का काशी जो है मेरठ को। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129, भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के समय में
आयोजित की गई थी। तो ये जो है 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना आयोजित की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है तुल्यकालिक जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय लगभग 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत जो है WC प्लॉडेन यानी भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा ये करवाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 130। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर। तो ए दे रखा है संगीत भक्त स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन में हुआ था। तो जो है पहला तो ये गलत हो जाता है, वृंदावन में नहीं हुआ था, हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। इसके अलावा आर दे रखा है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो है दूसरा कथन तो सही है लेकिन पहला गलत है, क्योंकि जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन जो है स्वामी हरिदास के शिष्य थे और इनका जन्म जो है ग्वालियर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 131। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की गई हो तो 7,200 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे जो है पी कितना है 7200, आर कितना है 20% वार्षिक, और आर जो है अर्धवार्षिक कितनी है 10%, और टाइम पीरियड कितना है जो है टी दे रखा है 18 महीने यानी 3 छमाही। तो फार्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 एन। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2383.2। तो यहाँ पे 2383 बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 132। 5 अंकों वाली संख्या 672 XY यदि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 17 होगा इसका मान, क्योंकि जो है x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1, तो 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x प्लस 5y। तो यहाँ पे 6 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 1 तो 12 प्लस 5 इक्वल टू 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाज्य है। तो वह जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपये हो जाता है। तो वह राशि क्या होगी। तो यहाँ पे 4000 सही आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने दिन प्रति घंटे पर्याप्त होंगे। तो यहाँ पे जो है 135 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं M1 T1 D1 बटे जो है W1 इक्वल टू M2 T2 D2 बटे W2। तो यहाँ पे आया M1 कितना है 40 और गुणे 10 घंटे और गुणे 6 दिन इक्वल टू 30 गुणे 10 गुणे x। तो यहाँ पे x इक्वल टू 8 दिन आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसका मान निकालें तो 136 का सही आएगा -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखा जाए 137 में संबंधित संख्या आएगी 19/4, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। तो यहाँ पे देखते हैं समीकरण में कौन सी संख्या फिट बैठेगी। तो यहाँ पे जो है बी संख्या जो सही फिट बैठेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। तो यहाँ पे जो है 25 दे रखा है, तो जो है 2.5.7 क्या हो जाए 2.5 + 7 इक्वल टू 7।
प्लस 25 इक्वल टू 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो जो है क्या होगा 47, तो 47 आ जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित प्रश्न में से विषम संख्या का युग्म समूह चयन कीजिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है विषम युग्म है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है यहाँ पे पहली संख्या से 9 अधिक है ये जो है। बाकी में जो है देखा जाए तो कितना है 6 + 3 9, यहाँ पे जो है कितना है 5 + 2 7 केवल, और यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, इसलिए ये जो है विषम संख्या है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। इसी के साथ ही जीएस वर्ड द्वारा संचालित आरओ के सेकंड फेज का टेस्ट पेपर नंबर पहला यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।